आज अपने सिंधु घाटी सभ्यता में आगे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल प्राप्त हुए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो टॉपिक है अपना वो है इससे प्राप्त स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से मुख्य रूप से जो कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए थे उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। एक नंबर पे जो हमारा स्थल प्राप्त हुआ वो था हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल प्राप्त हुआ था ये मोंटगोमरी जिला है, मोंटेगोमरी जिला है पाकिस्तान का, उसमें प्राप्त हुआ। पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में ये स्थान प्राप्त हुआ था और 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। यानी दयाराम साहनी इसके क्या थे? उत्खनन करता। तो ये मोंटेगोमरी में जो स्थान प्राप्त हुआ हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी जो है उसके किनारे स्थित है। तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उत्खननकर्ता के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या क्या सामग्रियां प्राप्त हुई वो अपने देखते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें से पहली जो सामग्री प्राप्त हुई थी वो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई। अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई। यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुई है, एक मोहर है जो अभिलेख युक्त है। एक अभिलेख युक्त मोहर प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी मोहर है ये जो मोहर है वो सबसे बड़ी है और इसके ऊपर 26 अक्षर अंकित है। इसके ऊपर 26 अक्षर अंकित है। ये एक मोहर प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा नामक स्थान से। नंबर 3 में इसे जो प्राप्त हुए हैं वो R37 और H संस्कृति के जो कब्रिस्तान है वो प्राप्त हुए। कब्रिस्तान H संस्कृति के कब्रिस्तान प्राप्त हुए। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो प्राप्त हुआ है वो है फायांस के बर्तन। इसके बाद जो प्राप्त है इसमें जो एक और जो सामग्री है वो ये है कि एक व्यक्ति है जो सिर विहीन व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई। सिर विहीन व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और 6 नंबर पे है जो इसमें चीज प्राप्त हुई है वो एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ये जो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है ये मूर्ति पृथ्वी की मूर्ति मानी जाती है। ये मूर्ति पृथ्वी की मूर्ति मानी जाती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं। उन ईंटों का, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें हैं, ईंटों का जो उपयोग है, हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें हैं उनका उपयोग है वो लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए उपयोग की गई हैं। कई किताबों में कराची के लिए अपने को मुल्तान भी मिलता है। मुल्तान ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कराची है या मुल्तान है, दोनों में से एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से ये इस प्रकार की सामग्रियां हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद जो अपना स्थल आता है वो है मोहनजोदड़ो। इसके बाद जो स्थल है वो है अपना मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 2 नंबर पर है
मोहनजोदड़ो में का जो ये प्राप्त हुआ है, ये लरकाना जिला है पाकिस्तान में, लरकाना जिला पाकिस्तान में है, वहां से प्राप्त हुआ, यानी वहां पर इसकी खुदाई की गई थी लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की, और वहां से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इसका जो उत्खनन है, उत्खनन 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था। अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आते भी हैं। जो पहली चीज प्राप्त हुई वो हुआ था कुषाण काल का, कुषाण काल के स्तूप, यानी धर्म से संबंधित जो स्तूप थे कुषाण काल के, वो इससे प्राप्त होते हैं। 2 नंबर पे जो इसमें प्राप्त होता है वो है विशाल स्नानागार। ठीक है, एक इसमें ये पूछा जाता है अन्नागार। अन्नागार थे वो 6 की पंक्तियों में हड़प्पा से मिले थे। ये मिले थे हड़प्पा से, ये चीजें हड़प्पा से मिले थे। 12 अन्नागार थे 6 की पंक्तियों में, तो इनमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से है, अन्नागार जो है वो हड़प्पा से है। तो जो विशाल स्नानागार मिला है, जॉन मार्शल एक पुरातत्ववेदी थे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अब इस विशाल स्नानागार की क्या विशेषताएं हैं वो देखो। इसकी जो सीढ़ियां थी, जो इसकी सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण है। ये दिशा पूछी जाती है कि जो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, उसकी जो सीढ़ियां हैं उसकी दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण। और ये जो विशाल स्नानागार है, इसका जो ढाल है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर है, दक्षिण से पश्चिम की ओर है। ठीक है, और इसमें जो है जल प्रबंधन के लिए, इसी स्नानागार में जल प्रबंधन के लिए एक अंडाकार कुआं भी प्राप्त होता है, एक अंडाकार कुआं भी प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें क्या प्राप्त होते हैं वो देखते हैं अपने। 3 नंबर पे जो है वो जो प्राप्त होता है, एक दाढ़ी युक्त मानव की जो मूर्ति है, मानव की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, चौथी जो चीज है, एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है, योगी की मूर्ति। अब इस योगी की मूर्ति पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस योगी की मूर्ति की जो विशेषता है वो क्या है? पहली विशेषता उसकी ये है कि ये हिरण की खाल पर आसन लगाए हुए बैठा है, हिरण की खाल पर आसन लगाए हुए बैठा है। ठीक है, दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ध्यान मगन मुद्रा में है, ध्यान मगन मुद्रा में है। ठीक है, और तो तीसरी इसकी विशेषता है, ये त्रिमुखी मूर्ति है, त्रिमुखी मूर्ति है, यानी इसके मुख 3 मुख दिखाए गए हैं। और चौथी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसके जो नेत्र हैं, इसके जो नेत्र हैं वो नासिका की ओर है, इसकी ओर है नासिका की ओर, इसके नेत्र नासिका की ओर है। और जो इसकी लास्ट है, इसमें इसके लिए जो मूर्ति प्राप्त हुई है योगी की, इसमें 4 पशुओं की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं, या उसके जो चित्र है वो अंकित है इस मूर्ति के साथ। ये जो पशुओं के जो चित्र हैं अंकित हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उसके क्रम पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मूर्ति योगी की मूर्ति के साथ नहीं है। तो पहला जो है, इसमें जो पहला है वो है हाथी, दूसरा है बाघ यानी शेर, तीसरा जो है वो है गेंडा, और चौथा है भैंसा। ठीक है,
फर्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो 2018 हुई है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें किसकी मूर्ति नहीं है, तो उसका आंसर था बैल। ठीक है, तो बैल इसमें पूछा जाता है और हमें ऐसा लगता है कि बैल की मूर्ति उसके साथ है। तो हमें ये ध्यान रखना क्रम, पहले हाथी का, फिर बाघ, फिर गेंडा और फिर भैंसा। ठीक है, ये क्रम याद रखना। इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें जो पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं वो किस क्रम में है, तो इनका क्रम भी चयन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शल हैं, इन्होंने जो योगी की मूर्ति है, जॉन मार्शल ने क्या कहा है कि ये योगी की मूर्ति पशुपति की है। पशुपति शिव को कहा जाता है। ठीक है, तो ये मूर्ति किसकी बताई, जॉन मार्शल ने पशुपति की मूर्ति बताई है। इसके बाद में जो इसमें अवशेष प्राप्त होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोहनजोदड़ो में बहुत बार पूछा जाता है। जो पांचवा अवशेष हमें प्राप्त होता है वो है नर्तकी की मूर्ति। अब ये जो नर्तकी की मूर्ति है ये हिंदी में ना पूछ के इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंग्लिश में पूछा जाता है। तो इंग्लिश में ये पूछा जाता है डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 16 व्यक्तियों के जो अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं जिनको एक ही लाइन में दफनाया गया है 16 व्यक्तियों को। तो इस एक ही लाइन में दफनाने के कारण इसको डेड मैन लेन कहा जाता है। इसके साथ साथ हाथी के कपाल और घोड़े के दांत। वैसे तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये था अपना मोहनजोदड़ो उसके प्राप्त सामग्री। इसके बाद जो अपना स्थान आता है वो है चहुंदड़ो। नेक्स्ट स्थान है अपना 3 नंबर का जो स्थान है वो है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो भी इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में है। ये भी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था और चहुंदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब इसका जो है उत्खनन है वो अर्नेस्ट मैके ने किया था। उत्खनन जो है वो अर्नेस्ट मैके ने किया था 1935 के अंदर। ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि ये जो चहुंदड़ो है इसमें एक तो लिपस्टिक या इसको अधरराज भी कहते हैं। अधरराज भी इसको कहते हैं। इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। पहला अवशेष है लिपस्टिक का। दूसरा अवशेष जो प्राप्त होता है वो है झांकर संस्कृति का अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो झुंकर झांकर संस्कृति है वो प्राक हड़प्पा से संबंधित है। ठीक है, तीसरा जो इसमें प्राप्त होता है कुत्ते द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किया जाना, पीछा करने के पद चिन्ह, इनका भी ये भी जो अवशेष है ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, चहुंदड़ो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, मणके बनाने के कारखाने मिलेंगे। मणके बनाने के कारखाने भी इसमें से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो लिपस्टिक है तो ये भी श्रृंगार से संबंधित है और मणके भी क्या है, श्रृंगार से संबंधित है। तो चहुंदड़ो को श्रृंगार प्रिय
श्रृंगार प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है। श्रृंगार प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है। अब जो ये लिपस्टिक बनाई गई और ये जो मणके बनाई गई, इनका व्यापार किया जाएगा, तो यहाँ पर कारखाने हैं यानी उद्योग है, तो इसको औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी अगर पूछा जाए, औद्योगिक नगरी, तो वो है चहुंदड़ो। तो ये था अपना चहुंदड़ो, जिसमें से हमें निम्न अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है लोथल। इसके बाद है 4 नंबर पर लोथल। ठीक है, लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के अंदर। ठीक है, और जो लोथल है उसका उत्खनन एस.आर. राव ने 1957 में किया। 1957 में इसका उत्खनन किया गया था एस.आर. राव के द्वारा। ठीक है, अब देखिए लोथल के अंदर जो पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें जो पोर्टेंट अपने को अवशेष प्राप्त होते हैं, वो पहला अवशेष है डॉकयार्ड शब्द भी पूछ लिया जाता है, गोतीवाड़ा या बंदरगाह। इस चीज के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। तो जो बंदरगाह है वो किसके लिए उपयोग होगा? व्यापार के लिए। तो व्यापार के लिए उपयोग होगा तो जो पश्चिमी एशिया का जो हिस्सा है, पश्चिमी एशिया का जो हिस्सा है वो, या पश्चिमी एशिया में जो व्यापारिक नगर वो भी मुख्य जो व्यापारिक नगर है वो लोथल को कहा जाता है। तो बंदरगाह है इसलिए यहाँ व्यापार होगा, और व्यापारिक नगर किसको कहा जाएगा? पश्चिमी एशिया का लोथल को कहा जाएगा। नंबर 3 में इसमें ये आता है कि जो चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और व्यापार होने के कारण जो सिंधु सभ्यता की व्यापारिक नगरी है वो लोथल को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी एशिया का व्यापारिक नगर लोथल है। ठीक है, तो ये था अपना लोथल। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है धोलावीरा। 5 नंबर पे है धोलावीरा भी गुजरात में है। ठीक है, धोलावीरा भी क्या है? गुजरात के अंदर है। और धोलावीरा में जो उत्खनन हुआ, वो 1991 में आर.एस. बिष्ट ने किया। ठीक है, यानी इसका नाम है, इनका पूरा नाम है रविंदर सिंह बिष्ट। इनका पूरा नाम है रविंदर सिंह बिष्ट ने। तो रविंदर सिंह बिष्ट ने 1991 में धोलावीरा का उत्खनन किया। ठीक है, अब धोलावीरा में इन्होंने आर.एस. बिष्ट ने धोलावीरा में इसकी जो जनसंख्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर.एस. बिष्ट ने धोलावीरा में जनसंख्या कितनी बताई है? जनसंख्या इसकी बताई है इन्होंने 20,000। यदि हम कहें कि सिंधु सभ्यता की दृष्टि से, सिंधु सभ्यता की दृष्टि से जो है वो विशालतम नगर कौन सा है? विशालतम नगर जो है वो कौन सा है? वो है धोलावीरा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। विशालतम नगर जो है वो है धोलावीरा। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम नवीन उत्खनन को बात करें, नवीन उत्खनन की अगर हम बात करें, तो जो हरियाणा का राखी गढ़ी जो हरियाणा में स्थित है वो विशालतम नगर है। हरियाणा में जो है वो क्या है? विशालतम नगर।
विशालतम नगर है। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि सिंधु सभ्यता की दृष्टि से पूछा जाए तो विशालतम नगर होगा धोलावीरा, और नवीन उत्खनन की दृष्टि से पूछा जाए तो विशालतम नगर होगा राखीगढ़ी। अब जो सबसे विशाल नगर है, जो उनके भी एक क्रम पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पहले नंबर पे। 2 नंबर पे आएगा हड़प्पा। 3 नंबर पे आएगा गनेरीवाल और 4 नंबर पे आएगा धोलावीरा। ये 3 तो है पाकिस्तान में, ये 3 तो है पाकिस्तान में, और एक ये जो है वो है भारत में। तो ये क्रम से है कि सबसे बड़े नगरों का क्रम क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाल और धोलावीरा। तो ये है अपना धोलावीरा। अब इसमें से प्राप्त जो सामग्री है वो क्या है वो देखनी है अपने को, और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अवशेष में पहला जो अवशेष है वो है स्टेडियम का अवशेष। स्टेडियम का अवशेष जो है वो धोलावीरा से प्राप्त होता है। ठीक है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि धोलावीरा में तो एक ही स्टेडियम है, 2 स्टेडियम भी हमें गुजरात से ही प्राप्त होते हैं, वो है जुन्नीकरण में 2 स्टेडियम प्राप्त होते हैं। 2 स्टेडियम जुन्नीकरण में हमें 2 स्टेडियम प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि वह स्थल जहां पर नगर निर्माण की 3 श्रृंखलाएं, ठीक है, 3 श्रृंखलाएं हैं, वो है धोलावीरा। 3 श्रृंखलाओं वाला जो नगर है वो है धोलावीरा। ये कैसे? देखो, अधिकांश सभ्यता में जो है 2 टीले मिलते हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी टीला। अब धोलावीरा में एक स्टेडियम में मिला है, तो ये तो हो जाता है पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, ठीक है, और ये है स्टेडियम। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, 3 श्रृंखलाओं वाला नगर कहा जाता है। नगर निर्माण की नगर से संबंधित नगरीय सभ्यता से संबंधित जो है वो धोलावीरा 3 श्रृंखलाएं प्राप्त होती है धोलावीरा से। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जल संग्रहण की बड़ी बड़ी टंकियां प्राप्त होती हैं। देखो, जो मोहनजोदड़ो है, वहां कमरे युक्त यानी कमरे के समान 700 कुएं प्राप्त होते हैं। लेकिन जल संग्रहण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो धोलावीरा की, यहाँ पर बड़ी बड़ी टंकियां प्राप्त होती हैं। तो जल संग्रहण से संबंधित अगर पूछा जाए कि जल संग्रहण की सबसे अच्छी व्यवस्था किस स्थान पर थी, तो उसका आंसर आएगा धोलावीरा। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं जरूर प्राप्त हैं, लेकिन संग्रहण करने की दृष्टि से वो है धोलावीरा इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो स्थल आता है वो है बनवाली। इसके बाद जो स्थल है वो है 6 नंबर पर बनवाली। बनवाली जो सभ्यता है, बनवाली जो स्थल है, ये पड़ता है हरियाणा में। ये पड़ता है अपना हरियाणा में पड़ता है, और आर.एस. बिष्ट ने ही 1973 में इसका उत्खनन किया था। ठीक है। और यहाँ से क्या है, जल निकासी का, देखो, जल निकासी का अभाव मिलता है। सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध है वो जल निकासी के कारण है, नगर निर्माण के कारण प्रसिद्ध है, और जल निकासी के निर्माण में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रकार से नालियां प्राप्त होती हैं। जल निकासी की व्यवस्था है बहुत अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही जो बनवाली जो स्थान है वो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो स्थान है बनवाली, उसमें जल निकासी का अभाव था। ठीक है। और ये जो है ये दृष्टदती नदी के किनारे स्थित है। दृष्टदती नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा किस नदी के? ये आपको नदी बहुत कम लिखी मिलेगी,
धोलावीरा की ये जो नदी है वो है मानसर या मानहर। ठीक है, तो ये नदी भी कई बार पूछ ली जाती है। और जो बनवाली है वो ब्रजदसी नदी, इसकी सहायक नदी थी ये सरस्वती की सहायक नदी थी, जो ब्रजद्वती नदी थी। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं हमें, यहाँ से एक मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है। मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है। वो किस रूप में है, खिलौने के रूप में, ठीक है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुआ है, मिट्टी से बना हुआ जो हल है वो खिलौनों के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा जो यहाँ से प्राप्त होता है वो है तिल, सरसों और जौ, इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। तो बनवाली से तिल, सरसों और जौ के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके बाद इसमें से यहाँ से तांबे के बाणागर प्राप्त होते हैं। तो ये अवशेष प्राप्त होते हैं, तो यह प्राप्त होते हैं अपने को बनवाली से। इसके बाद जो है वो है इंपोर्टेंट सुरकोटरा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। सुरकोटरा से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत बार आया हुआ है और आता है। नेक्स्ट अपना है सुरकोटरा, नंबर है 7, सुरकोटरा। ठीक है, यहाँ से इसका जो उत्खनन है ये भी कहाँ है, गुजरात में है। और इसका जो उत्खनन जगपति जोशी ने 1964 में किया था। अब यहाँ से जो मेन चीज प्राप्त होती है, इसका जो अंतिम चरण था, इसकी खुदाई का जो अंतिम चरण था, यानी जो खुदाई की गई थी, खुदाई के अंतिम चरण से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं। घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे जाते हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी करते हैं। तो अब अपने करते हैं इसका पार्ट जो है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में यह है कि एक लेखक या इतिहासकार है स्टुअर्ट पिगट। ये एक इतिहासकार है। ये इतिहासकार ये कहते हैं कि जो हड़प्पा था, वह मोहनजोदड़ो, ये जो 2 स्थल थे ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। यानी यहाँ के जो निवासी थे उस हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को राजधानी मानते थे। ये स्टुअर्ट पिगट का कहना है। इसके बाद एक है दशरथ शर्मा। इन्होंने ये कहा है कि जो कालीबंगा सभ्यता थी, इन्होंने ये कहा है कि जो कालीबंगा सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है। कौन सी है? तीसरी राजधानी है, इनका ये कहना है। ठीक है, कई बार इसमें क्या है, दयाराम साहनी भी मिलेगा, कई किताबों में दयाराम साहनी भी मिलेगा, लेकिन सबसे सटीक जो है वो है दशरथ शर्मा। ठीक है, तो दूसरी बात, अन्य बात में ये थी। अब जो सिंधु सभ्यता की खोज हुई,
तो भारत के अंदर सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई तो भारत के अंदर, भारत में सबसे अधिक जो स्थल हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? गुजरात से सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करें इनके समाज की। अगर हम बात करें तो इनका समाज था मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक मतलब है कि जो माता थी उसके आधार पर उसके मात्र संतात्मक समाज था, यानी माता जो थी उसके आधार पर समाज चलता था। और मात्र देवी को ही अपनी मुख्य देवी के रूप में पूजा करते थे। और जो इनका जो सबसे प्रसिद्ध पशु है वो था बैल। वो क्या था? बैल था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लिपि की। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इसकी जो थी वो थी सर्पिलाकार। ठीक है, या इसको कहते थे बुस्त्रोथेदन। ठीक है, या इसे कहते थे पिक्टोग्राफ, या इसे कहते थे भावचित्रात्मक। कारण ये था कि भावचित्रात्मक कारण ये था कि जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो अपनी बातों को जो प्रकट करते थे वो भावों के रूप में, यानी चित्र बना करके अपने भावों को प्रकट करते थे, इसलिए इसको भावचित्रात्मक कहा गया है। और इसी को इंग्लिश में कहा गया बुस्ट्रोफेदन, यानी पिक्चर के रूप में यदि कोई चीज लिखी जाती है या अंकित की जाती है तो वो कहलाती है पिक्टोग्राफ। अब ये जो इनकी लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, अब दाएं से बाएं ऐसे सर्पिलाकार में लिखी जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार। अब एक इतिहासकार हैं रेड हैरिस। ठीक है, इन्होंने इस लिपि को पढ़ा और इसको तमिल भाषा में परिवर्तित किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तमिल भाषा में इसका जो वर्णन है वो किसने किया था? रेड हैरिस ने। अब अपनी बात करते हैं इसके निर्माण में। इसके अलावा इसमें जो लिपि है, इसके अलावा इसमें कुछ चित्र मिलते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो चित्र मिले हैं उनकी जो संख्या है वो 400 से 450 है। यदि हम आकृति की बात करें तो यू की आकृति सबसे प्रचलित है। और यदि हम चिन्ह की बात करें तो वो था मछली। ठीक है, मछली का जो है वो जो चित्र है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध था। और आकृति की बात करें तो वो थी यू की आकृति ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, इसके बाद इसकी जो ईंटें थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त हुई उसका जो अनुपात था वो था 4:2:1। 4:2:1। और जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जो मापते थे, कोई चीज को मापते थे वो 16 के अनुपात में मापते थे। मापक जो था वो 16 के अनुपात में था। तो ये थी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने चर्चा की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।